आज हम लोग उसने कहा था कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो आपके भाग 4-3 तक कल देखने की कोशिश करी थी, और आगे का जो आज हम चौथा पड़ाव इस कहानी का जो है हमारे सामने, वो इस रूप में है, वो हम देख रहे हैं। जैसे ही लहना सिंह को पता चलता है कि लेफ्टिनेंट साहब के रूप में या वेश में कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर शत्रु पक्ष का आया है और उसने लेफ्टिनेंट साहब को या तो अपने पास कैद कर रखा है या फिर मार दिया है, जैसी भी आगे बात है, तो लहना सिंह कहते हैं, अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। लहना सिंह कहते हैं, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर आई है। क्यों? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने में सिगरेट दी है। तो अब मारे गए। धावा है, सूबेदार कीचड़ में चल कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते जोड़ जाओ, अभी दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें, खंदक की बात झूठी है। चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। अर्थात ये जो जर्मन सैनिक आया हुआ है, इसको किसी बात का पता ना चले और तुम चुपचाप पीछे के रास्ते से चले जाओ। ऐसी हुक्म तो यही है कि हम लोग यहीं पर रह के जो हैं सुरक्षा करें, परंतु लहना सिंह कहते हैं कि ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, अर्थात मैं उनके बारे में और पता करता हूँ कि वो वास्तव में हैं कौन। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को अलग अलग जगह खंदक की दीवारों में धुसेड़ दिया और तीनों में एक सा तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने पर सारा भस्म हो सकता था। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारी। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सिलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब अख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोलों को बीन कर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेब की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2-4 फुट के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह भी कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख कर आए हैं? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने की ताबीज़ बांधता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे
मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता और कि डाकखाने के रुपये निकाल लो, सरकार का राज आने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंडा दी और गांव के बाहर निकाल कर कहा कि जो खबरदार मेरे गांव में दोबारा पाँव रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना की जांग में गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़का सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लीला सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से यह सब कह दिया कि बंदूकें लेकर सब तैयार हो जाओ। लैना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। मांस में घाव लगा था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुसे। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक कर रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था और वे थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते और थोड़े से मिनटों में वो अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु दी फतह, वाहे गुरु दी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में आ गए और सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किल्लारी और अकाल दी फौज, सिक्का फौज आई है, वाहे गुरु दी फतह, वाहे गुरु दी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। इस तरह से अर्थात लैना सिंह की सूझबूझ के द्वारा फौज को वापस बुला करके, और फिर खुद वो लड़ाई कर ही रहे थे और फौज को वापस बुला करके पीछे से जर्मन सैनिकों पर आत्मघात होने से वो वहीं ढेर हो गए और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लैला सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी साफा कसकर कमर बंद कर इस तरह से लपेट लिया कि किसी को खबर ही नहीं हुई कि लैला सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंतोवाणी उपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया, सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि आज तो ना होता तो हम सब मारे जाते। इस तरह से ये कहानी आगे चलती है और इस कहानी में इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैला सिंह की जांघ में पंटे बंधवाई चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घाव थोड़ा है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बरा रहा है। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लैना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो तुम्हें इस गाड़ी में चले जाओ। और सूबेदार कहते हैं कि और तुम?
मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा मेरे पास ही है। अच्छा। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी और सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और मेरे बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। और सूबेदारनी को तो ही कह देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, जो मैंने कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लेना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अर्थात उन दोनों बाप और बेटी की रक्षा करके लेना सिंह ने अपने प्रेम के लिए अपने प्राणों की बलि दे करके और यहाँ पर जो एक आदर्श स्थापित किया है वो हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है। ऐसा कहते हैं कि मृत्यु से कुछ समय सारी जो स्मृतियाँ हैं वो व्यक्ति को फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो ऐसे ही लेना सिंह को भी अपने 12 वर्ष का समय याद आ रहा था। लेना सिंह 12 वर्ष का है और अमृतसर में अपने मामा के यहाँ आया है। दही वालों के यहाँ, सब्जी वालों के यहाँ वह 8 वर्ष की लड़की से कहीं भी मिल जाता था। उसे यही कहता कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह दत्त कहकर भाग जाती और एक दिन उसने कह दिया हाँ हो गई। तो लेना सिंह को सुनते ही इस बात के लिए बहुत दुख हुआ, क्रोध भी हुआ। क्यों हुआ ये तो लेना सिंह ही जानते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि लेना सिंह को उस लड़की से प्रेम हो गया था और वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था। फिर लेना सिंह के ये अपने जन्म का एक दृश्य याद आने के बाद दूसरा दृश्य याद आता है जब 25 वर्ष बीत गए थे। अब लेना सिंह राइफल, जब पहला घटना ये है कि वह 12 वर्ष का है, दूसरा घटना तब की है कि जब वह 25 वर्ष का हो गया है और राइफल नंबर 76 में वह जमादार हो गया है और उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली या नहीं मिली। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी के लिए वह अपने घर गया। वहाँ रेजिडेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना। साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लेना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लेना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लेना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती हैं। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहना असीम सुनी। लेना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई दत्त, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी भूटों वाला शालू अमृतसर में। बाहों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह रहा था। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। अर्थात बार बार उसे उसका कहना सूबेदार ने उसको याद दिलाती है कि जब हम 8 साल के थे तब आप 12 साल के थे, तब हम यहाँ मामा के यहाँ मिले थे। तो वो पूर्व की घटना जो है उसके मन में आ रही है और दूसरी तरफ दर्द में, अर्ध चेतन अवस्था में ये सारी घटनाएं उसके दिमाग में चल रही हैं। सूबेदार ने कह रही थी कि मैंने तेरे आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें
तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुई उसे 1 बरस ही हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर ला खड़ा किया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना है, ये मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे अपना आंचल फैलाती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंखों आंसू पोंछता हुआ बाहर आया और फिर वही बात, वही घटना उसके दिमाग में रह जाती है। हर कदम, हर प्रयास वह सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करता हुआ अपने प्राणों को भी नहीं देखता है। और जब समय आया तो उसने जो है अपने प्राणों की बलि दे करके और उन दोनों के प्राणों की रक्षा करी है। यही फ्लैशबैक यानी कि पीछे की बात का ध्यान रख करके और अपने प्रेम के लिहाज में उसने उन दोनों की रक्षा करके और जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो हर कोई नहीं कर सकता है। अर्थात अपने को खतरे में डाल करके और दूसरों के प्राणों को बचाने वाला वाकई बहुत महान होता है। ऐसा ही किया है लहना सिंह ने। लहना सिंह की जैसे कि अंतिम इच्छा थी वैसे ही वो लास्ट में करता है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह, उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजे दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप रहे थे। थोड़े दिनों बाद, क्योंकि वो लहना सिंह यहीं ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े दिनों बाद लोगों ने अखबार में खबर पढ़ी कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। अर्थात प्रेम और देश प्रेम की बात दोनों यहाँ पर बात आती हैं और अपने कर्तव्य से पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए वह पूर्ण रूप से उन पिता पुत्र की रक्षा करता है और देश प्रेम के लिए यानी कि त्याग के लिए वह अपने आप को पीछे नहीं हटाता है। इसलिए ये कहानी हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करती है, एक आदर्श पेश करती है कि अपने प्राणों की बिना परवाह किए अपने देश और साथियों के लिए या अपने प्रेम के लिए जो है उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह से हम ये कहानी आज ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण अंशों को मैंने आपके सामने रखा है।